याद होगा कि हम संख्याओं को बनाने को लेकर बात कर रहे थे कि कैसे संख्याएं आगे बढ़ती हैं। तो उस क्रम में आपने ये देखा था कि सबसे पहले हम बच्चों को वस्तुओं को साथ लेकर गिनने की बात करते हैं और आपको ये भी ध्यान होगा कि हमने 20 तक की संख्याओं के बनाने के पहले 20 तक चीजों को गिनने का अभ्यास बच्चों के साथ किया था। और जब 20 तक की चीजें गिनने लगे थे, तो इसका मतलब हो रहा है कि वो चीजों के समूह को एक से लगातार आगे बढ़ते हुए क्रम में गिनते हैं। संख्याओं का क्रम उनको पता है। बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, इसको बता सकते हैं। किसी संख्या के ठीक बाद में और किसी संख्या के ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, ये सारी चीजें उनमें विकसित हो जाती हैं। इसके बाद फिर हम बंडल के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि 10-10 का समूह बनाएं और अगर उसने 14-15 चीजें ली हैं तो हम उसको कहते हैं कि इन 15 चीजों में आप 10 के समूह बना और देखो दो प्रकार से ये समूह में कितने समूह हैं और समूह के अलावा जो चीजें बची वो कितनी हैं। और इसके लिए जैसे मान लीजिए मैंने कटोरी में 10 कंकड़ रखे और कुछ कंकड़ अलग रख दिए, तो 15 कंकड़ों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनती है कि कटोरी में 10 कंकड़ हैं और 5 कंकड़ अलग से हैं। बच्चे के पास इसके लिए एक नाम है 15। फिर वहां से हम घटाने के गुण का उपयोग करते हैं, जो बच्चे ने पहले ही सीख रखा है, जो लगातार कर रहा है घटाना जोड़ना। तो उस घटाने के गुण का उपयोग करते हुए हम 15 में से एक एक चीज कम करते चले जाते हैं और ये जो कम कर रहे हैं वो खुले में से कर रहे हैं। जो कटोरी में 10 रखे हैं वो तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो 15 से 14 पे आता है बच्चा। 14 को देखता है कि कटोरी में 10 है और 4 चीजें हैं। उस 14 के लिए हम कहते हैं कि इसको संख्याओं में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? तो कितनी कटोरियां हैं वहां पर कटोरियों की संख्या लिख दें और कितने कंकड़ वहां पर कंकड़ लिख दें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कटोरी की जगह पर 1 और 4 कंकड़ों की जगह 4 लिखता है। तो 1 और 4 का एक पैटर्न बनाता है जिसका नाम वो 14 गिन रहा है। ठीक इसी तरह से 13, 12, 11 करते करते हम आते हैं और जब 11 कंकड़ होते हैं तब हम फिर से कहते हैं कि अब एक कंकड़ और हटा दो जो अलग से है। तो उस स्थिति में एक कटोरी बचती है और खुले कंकड़ एक भी नहीं बचते। यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं बच्चे से कि जिस तरह से उसने शून्य का प्रयोग किया है, शून्य के साथ भाषा का इस्तेमाल उसने करना सीखा है कि जब समूह में चीजें नहीं होती तब वो कहता है शून्य चीजें हैं। तो उस गुण का इस्तेमाल करते हुए वो एक कटोरी और शून्य कंकड़, 1 और 0 ऐसा करके 10 बनाता है। तो ये अभ्यास थोड़ा-सा कम ज़्यादा 2 बार 4 बार करके या जब तक बच्चे को ज़रूरत है उस हिसाब से करके आप संख्याओं के बनने को बच्चों के माध्यम से उनको सिखाते हैं। तो ये एक बड़ी मजबूत नींव उनके अंदर रखता है कि वो जब संख्याओं को लिखता है तो उनको पहचानता है कि जब वो 1 लिख रहा है तो उस 1 का मतलब क्या है? जब वो 1 के सामने 4 लिख रहा है तो उस 4 का मतलब क्या है? यहाँ पर उसने अपने गिनने को संख्याओं के नाम के साथ किया और इस नाम को उसने संख्यांकों में प्रदर्शित करना भी सीख लिया और यही प्रक्रिया हम 20 तक लेके जाते हैं। 19 तक बहुत आसानी से बच्चा पहुंचता है। एक कटोरी जिसमें 10 कंकड़ हैं और 9 कंकड़, ऐसा करके 19 बनाना सीखता है। 20 के लिए आप फिर से सवाल कर सकते हैं कि यदि हम 19 कंकड़ों में एक कंकड़ और मिला दें तो गिनती हमारे 20 हो जाती है। लेकिन इसको लिखें कैसे? तो लिखने के लिए थोड़ा फिर सोचने का उनको अवसर दें। वो इस बात को ढूँढ पाएगा कि एक कटोरी जिसमें 10 कंकड़ हैं, उसके अलावा 10 कंकड़ खुले और हैं। तो क्या इन 10 कंकड़ों को अलग से रखना चाहिए या उसके लिए भी कटोरी जैसी कोई एक चीज़ की कल्पना की जा सकती है? तो थोड़ी मदद करने पे जब हम बच्चे को सोचने देते हैं, करने देते हैं, तो हम ये पाते हैं कि वो दूसरी कटोरी में 10 कंकड़ को रख लेता है क्योंकि 10 कंकड़ होने पे एक पूरी कटोरी बनती है, ये वाली बात हमने उनके साथ कर रखी है। तो 2 कटोरियाँ बन जाती है 10-10 कंकड़ों की और एक भी कंकड़ नहीं बचता, तो जिसको वो 20 कह रहा था, जितने कंकड़ों को 20 कह रहा था, उसको लिखने का एक पैटर्न उसके सामने आता है, जिसमें 2 कटोरियाँ हैं 10-10 कंकड़ों वाली और अलग से एक भी कंकड़ नहीं है। तो इनको वो फिर 2 कटोरियाँ और शून्य कंकड़ के रूप में 20 को लिख पाता है। तो बस ये एक पैटर्न है, यदि हम 20 तक की संख्याओं को बनना बच्चे के
साथ साथ करते चले जाते हैं, उनको अवसर देते हैं, करते करते चले जाते हैं, तो ये प्रक्रिया आगे बच्चा खुद ब खुद आगे बढ़ाता है। हमें केवल संख्याओं के नाम को क्रम से बताने की जरूरत होती है और गिनने देने की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से हम 20 तक आए, आप इसी प्रकार 30 तक जा सकते हैं। यहाँ पर फिर हमको 21, 22, 23 से लेकर 30 तक की संख्याएं क्रम से बतानी पड़ेंगी बच्चे को, और वस्तुओं को गिनने का अभ्यास भी करना पड़ेगा। और इसी तरह से वो जैसा 11 से लेके 10 से लेके 20 तक जिस तरह उसने संख्याएं बनाई थी, वैसी वो 20 के बाद 30 तक की संख्याएं बना सकता है। यदि इतना कर ले तो आप मान के चलिए कि जीवन में कभी उसको संख्याओं के अर्थ को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और इसी पैटर्न का उपयोग करके आगे हम दशमलव वाली संख्याएं भी उसके साथ बना सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, बहुत आसानी से उसके स्थानीय मान को समझते हुए बच्चा बात कर सकता है। जैसे यहाँ पर स्थानीय मान शब्द हम अभी आपके सामने मैं उच्चारित कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे के लिए स्थानीय मान शब्द को हम देर से इस्तेमाल करेंगे। जब वो 24 लिखेगा, तो 24 को उसने अपने हिसाब से बनाया है कि 2 कटोरियों, जो 10-10 कंकड़ों कटोरियां थी, उसके लिए उसने 2 लिखा था, और 4 के लिए 4 कंकड़ों के लिए उसने 4 कंक लिखा था। तो 24 जो संख्या बनी, उसको देख कर ही बता सकता है कि जो 4 उसने लिखा है, वो 4 खुले कंकड़ों के लिए है, और जिसने जो 2 लिखा है, वो 10-10 की 2 कटोरियों के लिए है। 10-10 कंकड़ों वाली 2 कटोरियों के लिए। तो हम धीरे से जो गणितीय शब्द है, जिसको हम स्थानीय मान या अंकित मान कहते हैं, तो हम बताएंगे कि 2 और 4 जब हम लिख रहे हैं 24 को, तो इस 2 और 4 में 4 इ इस इकाई के स्थान पर रखी हुई संख्या के स्थानीय मान है, और 2 कटोरियाँ हैं, जो 20 कंकड़ों को प्रदर्शित करती हैं, वो 2 का स्थानीय मान है। और अंकित मान क्या है उसके? जो लिखा हुआ है, 4 लिखा है तो 4 अंकित मान है, 2 लिखा है 2 अंकित मान है। तो इस तरह से स्थानीय मान और उसका अंकित मान हम बच्चों को बता सकते हैं। यहीं कहीं पर आप चाहें तो इकाई और दहाई शब्द का भी इस्तेमाल करके बता सकते हैं, कि जो संख्या दाहिने तरफ जो कंकड़ों को बता रही है, वो इकाइयों को बताती है, और जो कटोरियों की संख्या है, वो चूंकि 10-10 कंकड़ हैं, इसलिए इसको हम गणित की भाषा में दहाई के रूप में भी जानते हैं। इस तरह से गणितीय शब्दावली का परिचय भी धीरे से हम बच्चों को करा सकते हैं। ये हमको देखना समझना पड़ेगा कि बच्चा उसको स्वीकार कर पा रहा है कि नहीं। यदि स्वीकार कर पा रहा है, तब तो इसका परिचय उचित होगा, नहीं तो हमें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संख्याओं को लेकर उसके साथ थोड़ा और भी काम करना पड़ेगा। तो ये संख्याओं के बढ़ने के पैटर्न है। यहीं पर एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम संख्याओं को वस्तुओं के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इनके साथ-साथ ही हम अब प्रतीकों का भी इस्तेमाल यदि शुरू कर दें। हम हर जगह 10 के लिए 10 कंकड़ों का उपयोग ना करें या बंडल का उपयोग ना करें, हम कुछ और प्रतीक इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रखूं, जैसे मान लीजिए तीलियों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो तीलियों को तो तीलियों के साथ रहने दें, और 10 तीलियों को जो बंडल है उसके लिए आप माचिस से खाली डब्बा रख दें। तो माचिस से खाली जो डिब्बा है, वो 10 तीलियों को प्रदर्शित करेगा। धीरे-धीरे वहाँ पर 10 तीलियाँ नहीं भी होंगी, लेकिन एक डब्बे को देखकर बच्चा समझ जाएगा ये जो डब्बा है वो 10 तीलियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 तीलियों को प्रदर्शित कर रहा है। जब इस तरह का काम करने लगे, चीज़ों से हट के बच्चा दूसरे प्रतीक के साथ काम करना शुरू करने लगे, तब आप दूसरे तरह के प्रतीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सफ़ेद रंग का छोटा-सा कार्ड लें, उस कार्ड को 1 इकाई मानें, और कोई दूसरा रंग का कार्ड ले लें, जैसे गुलाबी कार्ड लें, पीला कार्ड, कोई सा भी एक कार्ड लें जो डिफरेंट कलर का है, सफ़ेद के अलावा कोई और रंग है, उसको आप बता दें कि ये 1 दहाई है। तो अब 1 पीला कार्ड और 4 सफ़ेद कार्ड। अब बच्चे को धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा कि जो पीला कार्ड है वो 10 के लिए है, 1 दहाई को प्रदर्शित करता है। तो 1 पीला कार्ड का मतलब 1 दहाई, और 4 सफ़ेद कार्ड का मतलब 4 इकाइयाँ। तो 1 पीला कार्ड और 4 सफ़ेद कार्ड 14 को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरह से आप कार्ड्स की संख्या बदल-बदल के संख्याओं को प्रदर्शित करना सिखा सकते हैं। तो ये हुआ प्रतीकों के माध्यम से संख्याओं को प्रदर्शित करने की क्षमता बच्चे में हम विकसित करें। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक छोटा-सा खेल मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। अगर आप बच्चे के साथ 50 तक की संख्याओं पे काम कर लिए हैं, बच्चा 50 तक की संख्याओं को
बोल पाता है, गिन पाता है, उनके समूह बना पाता है और प्रतीकों के माध्यम से, संज्ञाओं के माध्यम से उनको प्रदर्शित कर पाता है। तो वहाँ पर एक छोटा-सा खेल खेलें आप। 3-4 बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। मान लीजिए बच्चे हैं, उनके पास हमने पासा दिए चलने के लिए और ये बताया कि पासे पर जितने अंक आएँगे उतने वो सफ़ेद कार्ड चुन लेगा, ले लेगा अपने पास और एक बैंक जैसी कोई व्यवस्था है जहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं। एक बच्चे ने पासा चला, उसके पास मान लीजिए 4 आया, तो उसने 4 सफ़ेद कार्ड निकाल लिए। दूसरे बच्चे के ने पासा चला, उसका 2 आया, उसने 2 सफ़ेद कार्ड निकाले। इसी तरह से सब बच्चे पारी-पारी से पासा चलते गए और जिसके पास जितना अंक आया उतना सफ़ेद कार्ड उन्होंने ले लिया। यहाँ पर हम सफ़ेद कार्ड को 1 इकाई के बराबर मान रहे हैं। फिर दूसरी पारी आई, जब दूसरी पारी आई, तो फिर बच्चे के जितने अंक आए उतना उसने सफ़ेद कार्ड लिया, दूसरे बच्चे ने भी वैसे किया। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पासा चलने पर बच्चे के पास जो कुल कार्ड्स की संख्या होगी सफ़ेद कार्ड की, वो 10 से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर अब एक काम करेंगे हम, उनसे हम कहें कि अगर आपके पास 13 कार्ड हो गए, तो इसमें से आप 10 कार्ड सफ़ेद वाले जो हैं, वो बैंक में वापस करिए और उसके बदले में आप कोई दूसरे रंग का कार्ड, मान लीजिए हम यहाँ पर पीला कार्ड ही लेते हैं। पीला कार्ड चुन लीजिए 10 सफ़ेद कार्ड के बदले में और आप ये समझ जाइए कि जो पीला वाला कार्ड है, वो 1 दहाई को प्रदर्शित करता है, यानी 10 को प्रदर्शित करता है। तो जिस बच्चे के पास 13 सफ़ेद कार्ड थे, उसने अपने 13 में से 10 सफ़ेद कार्ड के बदले में 1 पीला कार्ड ले लिया और फिर भी उसकी गिनती हो गई 13। 1 पीला कार्ड माने 10 और 3 सफ़ेद कार्ड माने 3। तो 10 और 3 13 कार्ड्स हुए। इस तरह से हर बच्चा करे और हम देखें कि अगर बच्चे ने 50 तक गिनती सीख ली है और हम एक खेल खेल रहे हैं, तो देखेंगे कौन-सा बच्चा ऐसा है जिसके पास पहले 5 पीले कार्ड आ जाते हैं। उसको हम कहेंगे कि तुम पहले नंबर पे आ गए, फिर दूसरे बच्चों को जाने दें, जब तक उनके पास सभी के पास 5-5 पीले कार्ड ना हो जाएँ। तो एक छोटा-सा खेल है, आपकी अनुपस्थिति में भी बच्चे खेल सकते हैं और 1-2 बार उनको अपने साथ खेलने दीजिए, फिर देखिए कि उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए और उनको कहिए कि आप अपने चाहे तो अपने कार्ड्स के रंग बदल सकते हैं। अभी आपने पीले कार्ड को 10 माना था, अब किसी और रंग के कार्ड को 10 मान लीजिए, किसी और रंग के कार्ड को आप इकाई मान लीजिए। माने जो रंग है, वो इकाई दहाई के कॉन्सेप्ट के साथ चिपक मत जाए, ये ध्यान हमको रखना है। कि सफ़ेद कार्ड माने हमेशा इकाई होगी और पीले कार्ड का मतलब हमेशा दहाई होगी, इस भ्रम में मत रहे। बच्चा अपने खेल में नियम तय कर ले कि इस खेल में पीले रंग का कार्ड 10 को बताएगा, सफ़ेद कार्ड 1 को बताएगा। किसी और वाले खेल में सफ़ेद वाला कार्ड किसी और इकाई को बताएगा, पीला कार्ड किसी और इकाई को बताएगा। इस तरह खेल खेलने दें। तो यहाँ पर 2 एक महत्वपूर्ण बात उनको समझ में आएगी कि जब उनके पास 10 इकाई वाले कार्ड हो जाते हैं, तो उनके बदले में 1 दहाई वाला कार्ड लिया जा सकता है या 1 दहाई वाले कार्ड को बैंक में वापस करके 10 इकाई वाले कार्ड्स लिए जा सकते हैं। तो ये जो कार्ड की वैल्यू बदलना है, वो बच्चा यदि समझ जाता है, पहली कक्षा का बच्चा, तो आप समझ जाइए कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ये जो गुण हैं, वो बच्चे को तब मदद करेगा, जब वो जोड़ना शुरू करेगा और उसमें जब उसके पास हासिल आएगी, तो उस हासिल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ का उपयोग वो इस बैंक वाले खेल के साथ कर सकता है। जब उधार लेने वाला घटाना बच्चे को करना पड़ेगा और जब देखेगा कि उसके पास जो नीचे की संख्या है जिसको हम घटा रहे हैं वो बड़ी है, तो वो अपने एक कार्ड को दूसरे कार्ड में बदल सकेगा। एक दहाई के कार्ड को 10 इकाइयों में बदल पाएगा। तो ये एक छोटा-सा खेल है, बहुत साधारण खेल, किसी सामान की आपको आवश्यकता नहीं है और इस खेल के माध्यम से संख्याओं की एक बहुत बड़ी अवधारणा आप उसके अंदर विकसित कर पा रहे हैं। तो ये जो खेल है जोड़ने-घटाने में हमारी मदद करेगा और यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, संख्याओं की समझ जैसे-जैसे विकसित हो रही है, उनके साथ-साथ जोड़ने-घटाने की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहेगी। पहले जो हमने चर्चा की थी, उसमें मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जब बच्चा 5 तक सीख रहा है, तब भी जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया साथ-साथ चल रही है। आपको चिड़िया वाला गीत याद होगा, एक चिड़िया भाई एक चिड़िया, जंगल में रहती एक चिड़िया, एक एक आ गई फुर से, बुलबुल हो गई कितनी चिड़िया। तो चिड़ियों का आना
संख्याओं के बढ़ना या जुड़ने से संबंधित है। चिड़िया जब उड़ जाती है तब संख्याएं कम होती है, घटती है। तो ये छोटा सा खेल, छोटा सा गीत था जो जोड़ने घटाने के शुरुआती उदाहरण में हमारी मदद करता है। बाद में अब जो उसके जीवन की वस्तुएं, वास्तविक चीजें हैं, उनको लेकर जुड़ने घटाने के काम के बारे में बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चा किन किन चीजों का उपयोग अपने घर परिवार में करता है। उन उदाहरणों को लेकर के आप उनसे जोड़ने घटाने की इबारती प्रश्न मौखिक बनवाइए बच्चों से। अक्सर हम क्या करते हैं, पहले संख्याओं के साथ जोड़ना घटाना करते हैं और बाद में इबारती प्रश्न पे काम करते हैं। मेरे विचार से क्रम उल्टा होना चाहिए, क्योंकि संख्याओं का जोड़ना घटाना संक्रियाओं को प्रतीकों के माध्यम से करना है, लेकिन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं हम अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो समस्याएं जीवन के पहले आती हैं, उसके बाद प्रतीकों के माध्यम से उनको व्यक्त करना, उन पे संक्रियाएं करना आता है। तो घर में रोज बहुत तरह के काम होते हैं, जैसे रोटियां बनती हैं, जैसे घर में कुल कितनी रोटियां बन रही हैं, तो हम हिसाब लगा सकते हैं कि पिताजी के लिए इतनी रोटियां, माँ के लिए इतनी रोटियां, भैया के लिए इतनी रोटियां, मेरे लिए इतनी रोटियां। कुल कितनी रोटियां बनानी पड़ेंगी माँ को, या हम कितनी रोटियां बनाएंगे। इनके पास इतनी शर्ट्स है, मेरे पास इतनी शर्ट है, कुल कितनी शर्ट हो गई। घर में जो भी चीजें घट रही हैं, जो भी चीजें उपलब्ध हैं उनके पास है, जिनका वो इस्तेमाल रोज करते हैं, उन उदाहरणों को लेकर बच्चों के साथ प्रश्न बनाने का काम यदि हम करते हैं और उनको अपनी भाषा के इस्तेमाल करने देते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर संख्याओं में जोड़ना होता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर हम एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाते हैं। ये बात वो खुद ब खुद सीखेगा जब अपने घर में होने वाली घटनाओं या घर में उपलब्ध चीजों के बीच जोड़ने घटाने से संबंधित समस्याएं खुद बनाता है। तो मेरा जो अनुरोध है आप सभी से वो यही है कि संख्याओं के जोड़ने घटाने पे आने के पहले जो व्यवहार में उसके पास चीजें हो रही हैं, जो चीजों का लेन देन करता है, कम ज्यादा करता है, घटाता जोड़ता है, उन पे बात करने दें और उन बातचीत को फिर संख्याओं में प्रदर्शित करते हुए हल करने को बच्चों को प्रेरित करें। तो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। और फिर बाद में जब किताब की भाषा में जब उसके पास इबारती प्रश्न आएंगे, तो वो हमसे सवाल नहीं पूछेगा कि इस सवाल में मुझे जोड़ना है कि घटाना है। अब इस तरह के सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन के अनुभवों से तय किया था कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो मैं संख्याओं को जोड़ता हूँ, और इस प्रकार की जब परिस्थिति बनती है तो मैं संख्याओं को आपस में घटाता हूँ। तो ये जोड़ना घटाना साथ साथ चल रहा है। तो जैसे जैसे संख्याओं का विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे आप जोड़ने घटाने की नई परिस्थितियां बच्चों के सामने रखें और उनको हल करने दें। ये कुछ बातें थी। इस बीच में सर, आप कोई सवाल करना चाहें या मेरे साथी कुछ और प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा था और इसमें ये जो समझ में आया, जैसे आपने कंकड़ों के साथ जो क्रिया बताई सही है, कंकड़ों के साथ जो एक एक बढ़ाते जाना, एक एक घटाते जाना और पूछना अब कौन सी संख्या बनती है, तो ये तो खुद में इतना बड़ा एक्सरसाइज है जिसमें कि कितनी सारी चीजें बच्चे को आगे की संख्या, पीछे की संख्या, अभी कौन सी संख्या, प्रतीक देख के या फिर वो देख के क्या संख्या बनी, सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। दूसरा, पासा वाला खेल में तो कई सारे चमत्कार होते दिखते हैं कि बच्चा उसमें अपना जोड़ना भी सीख रहा है, इकाई का जोड़ सीख रहा है। 4 + 6 जी, 6 हुआ तो वो इकाई का जोड़ प्रयास करता है और इकाई से दहाई में कैसे कन्वर्ट होते हैं उसकी परिकल्पना करता है। तो बहुत जी, सारी चीजें उसमें स्पष्ट होती चली जाती हैं। और तीसरा जो आपने बात कहा कि बच्चों से इबारती चीजें डिस्कस किया कीजिए। आप क्लास में बैठे हैं, चलिए अच्छा हम लोग 5 लोग बैठे हैं, अच्छा 2 लोग और आ गए, अब हम लोग कितने लोग हो गए। तो इस तरह का जो डिस्कशन जो टीचर्स मैथ में छोटे समय से बच्चों के साथ करेंगे, उनके स्टूडेंट्स मुझे लगता है काफी इंटेलिजेंट होते चले जाएंगे। और जो आपने कहा कि बाद में उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब जोड़ना है कि घटाना है, तो मुझे जी। ये 3 प्रमुख बिंदु लगे। बाकी मैं निवेदन करूंगा कि कोई साथी कुछ भी सवाल हो तो इसमें पूछेंगे। 50 तक की गिनती और उसमें विभिन्न तरह की बातें जो सर ने बताई।
लक्ष्मी जी, आपको कोई सवाल? देखिए, थोड़ा संवाद आपके तरफ से भी जरूरी है, कुछ भी पूछिए, बेहिचक पूछिए। छाया मैम, कोई कोई कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं सर नहीं, ठीक मुझे ठीक लगता है है सर। कि नहीं 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 सर, ये कुछ कुछ कहेंगे लोग अभी। में भी अभी थोड़ा हाँ सरल लग रहा हाँ होगा। अभी सरल लग रहा होगा कि जो जी जी। गिनती है। किन्हीं का भी कोई विचार? थान सिंह सर, कुछ थान सिंह सर हैं क्या कि चले गए हैं? थान सिंह सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। हाँ हाँ। छाया मैम, कुछ विचार आपसे सुनना चाहेंगे। आप बहुत मतलब छोटे से बड़े आपके पास अच्छे बच्चे हैं। छाया पटेल मैम, आप सुन पा रही हैं? वो सोच में पड़ गई होंगी कि अब मैं इसमें क्या कहूँ। लक्ष्मी जी आपकी ओर से कुछ? जी सर, सुनाई दे रहे हैं। हाँ, सुनाई दे रहा है तो कुछ पूछना या कुछ कहना चाहती हैं आप लक्ष्मी जी? जी नहीं सर, जी समझ गए हैं, और फिर अच्छा से सर बता रहे हैं तो हमको और अच्छा समझ में आ रहा है। उसी तरह से बच्चा लोग को भी हम भी बताते हैं। तो पासा का खेल कभी बताए हैं आप? जी अभी तो नहीं बताए हैं, पर बताएंगे सर। तो पासा का खेल बता के उसका एक वीडियो बना के भेजिए, फिर सर आपको मानेंगे कि आप सर की बात समझ रहे हैं। जी हाँ। ठीक है मैडम। ठीक है, संतोष सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। संतोष मरावी सर। हाँ हाँ सर। बच्चों के साथ करके मैं भेजूंगा सर। अब प्लीज, इसमें बड़ा आनंद हेलो। आएगा सर। खास करके हाँ जो हाँ। बच्चा 10 कार्ड होने पे या व्हाइट कार्ड पे येलो कार्ड लेगा, वो बड़ा आनंद का पॉइंट होगा। तो वो हम देखना चाहेंगे। अगर आप एक वीडियो भेजेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। चलिए ठीक है सर, मुझे लगता है कि आपने मेरा परिचय पता नहीं कैसा कराया है। इनको लोग को लगता है शायद मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। नहीं 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 लेकिन सर, ऐसा नहीं है, हम टीम है सर। लेकिन आप बड़े तो आप है ही सर, इसमें तो दो राय नहीं नहीं है। बिल्कुल, इस भ्रम को तो हटा दीजिए सर। मैं भी एक बहुत ही सामान्य शिक्षक हूँ, और इसलिए अगर ये एक चीज बैरियर बनती होगी तो बिल्कुल इसको हटा दीजिए। क्योंकि एक कई बार संकोच होता है कि हम क्या बात करें। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जितना सोचते करते हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम वो शिक्षक साथी है जो फील्ड में बच्चों के साथ काम करते हैं। उनके एक्सपीरियंस हमारे अनुभवों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनका बात करना बहुत आवश्यक मुझे लगता है। तो वो अपने दिमाग से हटा दें कि मैं अ, पता नहीं आपने क्या परिचय करा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर ऐसा कोई भ्रम उनके दिमाग में है तो उसको बिल्कुल ही निकाल दीजिएगा। कि आप जो भी आपके मन में विचार आता है उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, मैं आज सोच रहा था कि यहाँ तक बात करनी है। उसके बाद गुणा और भाग पे जब हम बात करना चाहेंगे तो जैसे यहाँ जो अभी जितनी बातचीत हुई उसमें मैंने हासिल को मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद हासिल वाला जोड़ भी बच्चे कर सकेंगे, उधार लेकर घटाना भी कर सकेंगे। और जब इस पर काम करेंगे टीचर, और कोई दिक्कत आती है तो जरूर फिर मैं उसको लेकर कोई छोटी मोटी गतिविधियां अपने साथियों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। अभी हम गुणा के बारे में थोड़ी सी बात शुरू करते हैं। सॉरी शुरू कर सर, सकते हैं मेरे को एक सवाल है। प्लीज और ये पूछिए। सवाल क्योंकि आप ही से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। ये जी बोल रहा जी था सर, अगर हम 20 में 7 को घटाते हैं तो हाँ इसमें हाँ उधार का कॉन्सेप्ट जो बोल रहे हैं सर, वो कहाँ जी से जी आता है? क्योंकि 20 ठीक। इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा सर। जैसे 20 तो मेरे पास है, 20 रुपए है, जी और जी अगर हम इसको संख्या में 2 जी और 0 कर देते हैं, और नीचे में हाँ 7 अगर माइनस करना है तो जी 0 से जी 7 नहीं जाएगा। तो आप ठीक। बोल रहे हैं उधार उधार,
तो सर जब हाँ ऑलरेडी मेरे पास 20 रुपए है तो हाँ 7 देने के लिए मैं उधार क्यों लूं? ये उधार ठीक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर सर। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए कुछ चीजें जो है परंपराओं से चली आ रही है और उसका जो शब्द का उच्चारण है उधार लेना, ये एक्चुअल में हम उधार तो लेते नहीं हैं, लेकिन ये एक पारंपरिक ढंग से एक शब्द चला आ रहा है कि जब हम अ, इकाई में कोई संख्या नहीं होती और दहाई से एक संख्या जब वापस यहाँ पर लेते हैं तो हम रिकंस्ट्रक्शन या रीअरेंजमेंट, इसके लिए एक अंग्रेजी में शब्द है कि पुनर्व्यवस्था संख्याओं की। तो पुनर्व्यवस्था या रीअरेंजमेंट करना जो बड़ा मुश्किल सा शब्द लगता है, इसलिए जो चीजें बचपन से चली आ रही उसको हम एज इट इज ले लेते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे हम 20 चीजों में से 7 चीजें निकाल के देना बच्चे के लिए बहुत आसान है। जो हम सवाल करते हैं कि मेरे पास 20 रुपए है और उसमें से मैं 7 रुपए अपने छोटे भाई को देना चाहता हूँ, तो कैसे दे सकता हूँ? तो ये जो 20 रुपए मेरे पास हैं वो कई रूप में हो सकते हैं। 10-10 के 2 नोट के रूप में हो सकते हैं, या 20 के 1 नोट के रूप में हो सकते हैं, या 1-1 रुपए के खुले भी हो सकते हैं। एक 10 का नोट हो सकता है, 10-10 1-1 रुपए के 10 खुले भी हो सकते हैं। तो मेरे पास 20 रुपए होना जो है कई प्रकार से हो सकता है। तो अगर हम बच्चे के साथ इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हैं, 20 में से 7 निकालना चाहते हैं, तो हम उनके सामने सबसे पहले तो खुली वस्तुएं दे दें और कहें कि 20 वस्तुएं तुम पहले अपने पास रख लो और उसमें से 7 निकाल के बताओ कि कितने बच जाते हैं तुम्हारे पास। तो एक जो सही सही गणना होती है कि 20 खुली चीजों में से 7 चीजें निकालने पर 13 चीजें बच जाती हैं। अब इन 13 चीजों को मैं किस ढंग से लिखता हूँ? 13 इकाइयों के रूप में लिख सकता हूँ, 1 दहाई और 3 इकाई के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये पहली चीज तो समझ में आ जानी चाहिए बच्चे को कि 20 चीजों में से 7 चीजें दी जा सकती हैं और ऐसा करने पर 13 चीजें बचती हैं। लेकिन जब यही सवाल संख्याओं के रूप में हमारे सामने आता है, जब यही सवाल संख्याओं के रूप में हमारे सामने आता है, तब मुश्किल शुरू होती है। तो वास्तव में 20 में 7 घटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमारे स्कूली अनुभवों में क्या होता है कि हम संख्या 20 में से संख्या 7 घटाने को बच्चे के सामने रखते हैं, तो उसके सामने जो लिखा हुआ प्रश्न होता है वो होता है, ऊपर में 20 लिखा है जिसमें इकाई में 0, दहाई में 2 है और नीचे हम 7 लिखकर बोलते हैं घटाओ। अब बच्चे के लिए मुश्किल ये होती है कि ऊपर में एक संख्या 0 है, दूसरी वाली संख्या 2 है, दोनों की दोनों 7 से छोटी हैं। अगर संख्याओं की संरचना को बच्चा नहीं समझता है, इसका अर्थ वो नहीं जानता है, तो उसके लिए वहां से 7 घटाना मुश्किल है। तो वैसी परिस्थिति में अगर हम जिस पैटर्न पे सवाल को अभी तक आगे बढ़ाते आए हैं वो कर दें, तो बच्चे को 20 को देख के ही समझ में आएगा कि जो 0 है वो इकाइयां हैं और जो 2 है वो 10-10 के 2 बंडलों को प्रदर्शित करने वाली चीज है। अब हम इस 20 में से या 10 के 2 बंडल और 0 चीज में से 7 चीजें घटाना चाहते हैं, तो ये व्यवहार में संभव नहीं है। तो हम बच्चों के सामने सवाल कर सकते हैं कि ऐसे हम आपको क्या करना चाहिए? तो निश्चित रूप से बच्चे का जो कॉमन सेंस है वो बताएगा, इस बात को बोलेगा कि इसमें से हम एक जो बंडल है, ये एक थैली जो है या एक कटोरी जो है, जो भी जिस रूप में भी उसने संख्याओं को देखा है, उसमें से हम खुले लेंगे, उसका हम चिल्लर करेंगे, उसको हम एक ही इकाई में तोड़ेंगे। तो ये जो एक बड़ी इकाई का छोटी इकाई में बदलना है, ये हम कहते हैं कि हमने दहाई से कुछ संख्याएं वापस इकाई में ली हैं। अब वो उधार शब्द जो है, उधार के साथ कॉन्सेप्ट ये है कि आपने लिया है तो आप वापस भी करना पड़ेगा आपको। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको जो पूछने का आशय है वो यही पर जुड़ा हुआ है कि हमारे पास है तो फिर हम उधार क्यों ले रहे हैं। तो ये जो उधार लेना है वो वास्तव में क्या है, दहाई की एक इकाई को, दहाई से एक दहाई को लेना है, इकाई में बदलना है, तो 10 छोटी इकाइयों में बदल जाता है। तो ये जो संख्याओं की पुनर्व्यवस्था है, एक बड़ी इकाई से छोटी इकाई में संख्याओं को रीअरेंज कर रहा है, वो वाली प्रक्रिया है जिसको हम संक्षेप में उधार लेना कह देते हैं। तो आप उधार लेना यदि नहीं कहना चाहते हो, बहुत अच्छी बात होगी। आपके लिए कोई दूसरा यदि विकल्प
आपके पास मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर उधार लेने का आशय यही है कि एक बड़ी इकाई से एक छोटी इकाई में हम संख्याओं को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अब दूसरी तरह से कर रहा था इस बात को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। मुझे पता नहीं कि मेरी बात कहाँ पर छूट गई थी, तो मैं सर मेरी आवाज आ रही है ना? सर आपकी आवाज आ रही है, आपकी फोटो, हाँ फोटो भी आ गई सर, ठीक है सर। चलिए, मुझे पता नहीं सर कि मैं कहाँ से अलग हो गया था, लेकिन फिर से मैं शुरू करता हूँ अपनी बातचीत को जहाँ से मैं समझता हूँ कि जैसे विनोद जी का सवाल था उधार लेना, तो उधार लेने का मतलब यही है कि हम एक दहाई से कुछ एक दहाई को वापस लेते हैं इकाई में, उसको 10 इकाइयों में बदलते हैं। तो इस प्रक्रिया को उधार लेना इसलिए कहा जाता है। मैंने उनसे अपने बचपन का एक अनुभव शेयर किया था। जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी इस तरह से सिखाते थे वो कि मान लीजिए 20 में 7 घटाना है, तो वो 2 दहाई में से एक दहाई को यहाँ पर वापस से उन्हें पहली वाली संख्या में लिखा, तो नई स्थिति बन गई 1 दहाई और 10 इकाइयाँ, और नीचे तो 7 इकाइयाँ हैं। तो उस 10 इकाई में से 7 इकाई को वापस कम करने के बाद 3 इकाइयाँ बची, और उसके बाद जो दहाई में 2 लिखा था तो उसके नीचे हम 1 लिखते थे। माने जो 7 घटाने वाली संख्या इकाई की उसके सामने 1 लिखा जाता था, तो वो 1 फिर 2 से घटता था। तो यहाँ पर उधार लेने का औचित्य समझ में आता था कि ऊपर वाली जो संख्या जो 20 है, उसमें 1 दहाई को हमने 10 इकाइयों में बदला, औ और नीचे जो 7 था उसके आगे फिर हमने 1 वापस किया, जो 2 से 1 घटाने पर 1 के रूप में हमको प्राप्त होता था। इस बात की व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि मान लीजिए विनोद जी के पास 20 रुपए हैं, उनसे मुझे 7 रुपए प्राप्त करने हैं। तो इस प्रश्न को दूसरे ढंग से कहा जा सकता है कि विनोद जी के पास 20 रुपए हैं और मेरे पास 7 रुपए हैं, तो हम दोनों के रुपये में डिफरेंस क्या है? कितना कितना अंतर है? तो ये एक सवाल का रूप बदलता है। उनके पास 20 है, मेरे पास 7 हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है ये हम जानना चाहते हैं। विनोद जी के पास मेरे से कितने अधिक हैं। तो हम एक कल्पना करते हैं कि देवाशीष जी ने इस सवाल को आसान बनाने के लिए एक 10 रुपए विनोद जी को दिए और 10 रुपए उन्होंने मुझे भी दिए। लेकिन विनोद जी को जो 10 रुपए मिले हैं वो 1-1 रुपए के सिक्के के रूप में मिले हैं, और मुझे जो 10 रुपए मिले हैं वो 10 रुपए के एक नोट के रूप में मिले हैं। तो विनोद जी के पास 10-10 रुपए के 2 नोट थे जो 20 रुपए के बराबर थे। मेरे पास 1-1 रुपए के 7 सिक्के थे जो 7 रुपए के बराबर थे। अब नई स्थिति में विनोद जी के पास 10 रुपए के 2 नोट हो गए, और देवाशीष जी ने जो 10 सिक्के दिए 1-1 रुपए के, वो 10 सिक्के हो गए, तो उनके पास 30 रुपए हो गए। मुझे देवाशीष जी ने 10 रुपए का एक नोट दिया और 7 सिक्के मेरे पास पहले से मौजूद थे। तो मेरे पास 17 रुपए हो गए, जिसमें एक 10 का नोट है और 10 1 रुपए 7 1 रुपए के सिक्के हैं। अब हम विनोद जी और मेरे रुपयों की तुलना हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की मुद्रा उनके पास है वैसे ही मुद्रा मेरे पास है। उनके पास 1-1 रुपए के 10 सिक्के हैं और मेरे पास 1-1 रुपए के 7 सिक्के हैं। तो इनकी तुलना करके बताया जा सकता है कि विनोद जी के पास 1-1 रुपए वाले 3 सिक्के मेरी तुलना में ज़्यादा हैं। फिर वापस देखें कि उनके पास 10 रुपए के 2 नोट हैं और मेरे पास 10 रुपए का 1 नोट है। तो उनके पास 10 रुपए का 1 नोट मेरे से अधिक है। तो उनके पास 10 रुपए का 1 नोट और 1 रुपए के 3 सिक्के मेरे से ज़्यादा हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके पास मेरे से 13 रुपए अधिक हैं। तो ये जो सवाल घटाने का बचपन में हमने सीखा था, उसकी व्याख्या इस तरह से हुई। तो शुरू में तो ये बातें समझ में नहीं आती थी। बाद में जब चर्चाएँ चली तो लोग ऐसा कहते थे, कुछ बेवकूफ लोग ऐसा भी घटाते हैं। तो मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती थी कि मेरे गुरुजी ने जिस तरह से मुझे सिखाया, उनको उनके गुरुजों ने सिखाया होगा और उनको भी किसी ने सिखाया होगा। तो जिस महापुरुष ने, जिस महान विद्वान व्यक्ति ने घटाने की इस जटिल प्रक्रिया को आसानी से समझने की व्याख्या कर दी, तो उन्होंने उधार लेना और उधार वापस करने का कॉन्सेप्ट समझाया। तो उनके दिमाग में ज़रूर ये परिकल्पना रही होगी जिसकी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन समय के साथ-साथ ये चीज़ें गायब हो गई, क्योंकि हमने प्रोसेस को याद रख लिया और उसके पीछे के तर्क को जो तथ्य है उसको भुला दिया। लेकिन निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने भी ये बातें हमारे सामने रखी, जो तरीका हमें सुझाया,
वो बेवकूफ नहीं था, वो मूर्ख नहीं था, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने इस जटिल प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जा सकता है, ये प्रक्रिया आसान करके दी। तो वो जो उधार लेने की प्रक्रिया थी, वो कुछ इस तरह से समझाई जा सकती है। ये दोनों चीजों को, दोनों राशियों को एक निश्चित राशि, दोनों राशियों में एक निश्चित राशि जोड़ दी जाती है। किसी की एक की पहले वाले की इकाई में कुछ संख्याएं जोड़ी जाती है, दूसरे वाले की दहाई में संख्या जोड़ी जाती है, और इसको कह दिया कि पहले वाली से उधार लिया, दूसरे वाले को उसने वापस कर दिया। तो विनोद जी का जो सवाल था, उसका मेरी समझ से इस प्रकार का जवाब हो सकता है। और विनोद जी यदि चाहें तो उधार होने का शब्द उपयोग में मत लाएं, क्योंकि वो अगर भ्रम पैदा करता है तो उसका दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं। विनोद जी, आपको मेरी बात क्लियर लगी हो तो बताइए प्लीज। ठीक है सर, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया सर। और निश्चित तौर पे ये जो मेरे मन में सवाल था वो शायद और भी साथी लोगों के मन में रहा होगा, तो वो आपके बताने से, सरल तरीके से बताने से शायद सबका क्लियर हो गया होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत जायज सवाल है विनोद जी, और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमारा गणित है ना, जो प्रक्रिया हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, उन्होंने सारी समस्याओं को बहुत आसान तरीके से हमारे सामने रख दिया। चाहे वो गुणा करना हो, चाहे भाग देना हो, जोड़ना घटाना हो, हम उसके पीछे छुपे हुए तथ्यों को पहचानते नहीं, केवल प्रक्रिया याद रख लेते हैं। इसलिए कई बार हमारे मन में सवाल उठता है, और बहुत अच्छी बात है कि सवाल अगर हमारे मन में आ रहे हैं, इसका मतलब हम चिंतन कर रहे हैं। तो आपके इस तरह के सभी सवालों का मुझे बहुत खुशी होगी स्वागत करने में। तो आप बिल्कुल संकोच के बगैर अपनी बात पूछ सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, बाकी तो मुझे स्पष्ट लगता है कि लगभग बाकी बिंदुओं पे तो लोगों को स्पष्ट था पिछले सत्र में भी। आप इसमें जो कुछ अगर दो शब्द जोड़ घटा के कुछ कहना चाहते हो तो समय भी लगभग हमारा आज का हो चला है, और ज्यादा आपको हम बुलवाना भी आज नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा आप आज बोलें। नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है साथियों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और अगली बार हम कोशिश करेंगे गुणा पे बात करें। उसके पहले मैं कोशिश करूंगा एक आध वीडियो छोटा सा बना के पहले मैं देवाशीष जी के पास भेज दूं। वो वीडियो आपको डिस्प्ले कर देंगे, तो गुणा को लेकर के जो एक्चुअल में ये जो जितनी भी चर्चाएं हो रही है, वो साथ में कुछ लिखते हुए होते हैं या बोर्ड पे कुछ होता है या कुछ एक्टिविटी में दिखा पाता तो ज़्यादा क्लियर हो पाती बात। सिर्फ मौखिक चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अगली चर्चा के पहले एक आध वीडियो मैं बना के दे दूं। तो अगर संभव होगा तो अगली बार जो हमारी प्रक्रिया होगी वो गुणा करने पे होगी। पहाड़े आसानी से कैसे बनाए जा सकते हैं उसके बारे में छोटी छोटी गतिविधियां हैं, बहुत आसान मजेदार सी। हो सकता है वो गतिविधियां आपके पास हों, पहले से आप जानते होंगे। तो फिर भी अगर आप जानते होंगे तो मैं आपसे देख लूंगा, सीख लूंगा, और मेरे पास जो है वो आपको मैं शेयर करूंगा। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत धन्यवाद। सर एक छोटा निवेदन और रहेगा कि बीच बीच में हर क्लास में आप एक हमारा क्विज भी ले लिया कीजिए, कम से कम 2-3 सवाल तो दाग दिया कीजिए हमारे उत्तर देने के लिए। तो उतना करेंगे तो हमारे बाकी साथी भी और अलर्ट रहेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें उत्तर के लिए हम पूछ सकते हैं कि भाई आप बताइए। तो अच्छी बात। हाँ, तो ऐसा करेंगे तो हमें और रुचिकर हो जाएगा सर। जी, चलिए सर, कोशिश करूंगा मैं। जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप और स्वस्थ रहें, और बाकी सब कल्याण हो सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।